आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नेटवर्क खुदाई से पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त, पाइपलाइन क्षति पर कंपनी को निगम का नोटिस, पेयजल पाइपलाइन की सुरक्षा पर उठे सवाल। ₹32 लाख का शौचालय फिर भी ताला, जन सुविधा के नाम पर सवाल, शौचालय निर्माण पर उठे सवाल। ग्वालियर से राजनांदगांव पहुंची खादी की खेप, खादी भंडार में तिरंगों की बिक्री शुरू, 15 अगस्त से पहले तिरंगे की मांग बढ़ी। पंद्रह प्लाटून की कदम ताल, शौर्य मैदान में परेड अभ्यास, स्वतंत्रता दिवस की तैयारी तेज। ट्रैफिक पुलिस का एक्शन मोड, नो पार्किंग से 3 सवारी तक नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा, साफ संदेश, सड़क पर मनमानी नहीं चलेगी। राजनांदगांव में सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण कर कारोबार करने वाले ठेला खोमचा संचालकों पर नगर निगम ने अब सख्ती शुरू कर दी है। निगम की कार्रवाई में जब्त किए गए ठेले खोमचों को टाका घर परिसर में रखा गया है। अब निगम ने इनके मालिकों को 3 दिन की मोहलत दी है। तय समय सीमा में ठेले खोमचे नहीं छुड़ाने पर नगर निगम इन्हें नीलाम करेगा। दरअसल राजनांदगांव शहर में सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर ठेला खोमचा लगाकर कारोबार करने वालों के खिलाफ नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रहा है। हालांकि कार्रवाई के बाद कई ठेला खोमचा संचालक अपने जब्त सामान को छुड़ाने के लिए सामने नहीं आए। इसके चलते टाका घर परिसर में जब्त ठेले खोमचों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब नगर निगम ने इस मामले में सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। निगम ने साफ कर दिया है कि जब्त किए गए ठेले खोमचे निर्धारित समय में नहीं छुड़ाए गए तो उन्हें नीलाम करने की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, नगर निगम आयुक्त जीआर मरकाम ने संचालकों को 3 दिन के भीतर अपने जब्त ठेले खोमचे छुड़ाने की चेतावनी दी है। समय सीमा खत्म होने के बाद उन्हें नगर निगम नीलामी की कार्रवाई करेगा। ऐसे में अब देखना होगा कि निगम की चेतावनी के बाद ठेला खोमचा संचालक अपने जब्त सामान को छुड़ाने के लिए कितनी जल्दी आगे आते हैं। राजनांदगांव में स्वतंत्रता दिवस का जश्न अभी कुछ दिन दूर है, लेकिन शौर्य परेड मैदान में देशभक्ति का जोश अभी से दिखाई देने लगा है। मैदान में जब प्लाटून एक साथ कदम ताल करते हैं तो माहौल किसी बड़े सैन्य समारोह से कम नजर नहीं आता। जवानों की बुलंद आवाज, एक साथ उठते कदम और अनुशासन की तस्वीरें बता रही है कि 15 अगस्त के मुख्य समारोह के लिए तैयारियां अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। शौर्य परेड मैदान, जहां इन दिनों हर सुबह कदमों की आवाज देशभक्ति की कहानी लिख रही है। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में होने वाली परेड को लेकर 15 प्लाटून लगातार अभ्यास कर रहे हैं। आईटीबीपी छत्तीसगढ़, आर्म्ड फोर्स, जिला बल पुरुष और महिला, पीटीएस पुरुष और महिला, होमगार्ड, एनसीसी स्क्वाड, गाइड और नेवल विंग समेत अलग अलग दल मैदान में अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। यहां सिर्फ कदम ताल का अभ्यास नहीं हो रहा, बल्कि हर कदम के साथ अनुशासन, तालमेल और एकरूपता को परखा जा रहा है। कमांड मिलते ही अलग अलग प्लाटून के कदम एक साथ उठते हैं और मैदान में गूंजती आवाजें पूरे माहौल को देशभक्ति से भर देती है। परेड की खास बात यह है कि इसमें सुरक्षा बलों के जवानों के साथ महिला दल और छात्र छात्राएं भी शामिल है। यानी इस बार शौर्य मैदान पर ताकत, अनुशासन और युवा जोश तीनों का संगम देखने को मिलेगा। जिला राजनांदगांव का जो 15 अगस्त का जो परेड है वो पीटीएस ग्राउंड में होना है, जिसमें पुलिस सहित विभिन्न जो वर्दीधारी बल है और एनसीसी और एनएसएस के जो बच्चे हैं उनका कुल 15 प्लाटून जो है इस बार सम्मिलित हो रहे हैं, जिनकी तैयारी पिछले 10 दिन से लगातार चल रही है और अभी लगभग तैयारी पूर्ण हो गई है। आने वाले 13 अगस्त को उसका फाइनल रिहर्सल भी किया जाएगा। प्रतिवर्ष के भांति जो पुलिस के जितने भी कार्य होते हैं 15 अगस्त को लेकर के, परेड को लेकर के, वो विधिवत संचालित किया जा रहा है। राजनांदगांव के गोल बाजार इलाके में जनता की सुविधा के लिए करीब 32 लाख रुपए खर्च कर सार्वजनिक शौचालय बनाया गया, लेकिन सुविधा अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। निर्माण पूरा है, भवन तैयार है, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब शौचालय जनता के लिए बनाया गया है तो आखिर इसका इस्तेमाल कब शुरू होगा।
आपको बता दें, राजनांदगांव के रानी सूर्यमुखी वार्ड क्रमांक 25 में नगर निगम ने लाखों रुपए की लागत से सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया है। निर्माण पूरा हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन अब तक लोगों के लिए इसे खोला नहीं गया है। नगर निगम की ओर से शौचालय शुरू नहीं होने से पीछे तकनीकी खामी बताई जा रही है। साथ ही ठेकेदार से हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी नहीं होने की बात भी सामने आई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर निर्माण पूरा हो चुका है तो जनता की सुविधा देने में इतनी देरी क्यों? मामला सिर्फ शौचालय के बंद रहने तक सीमित नहीं है। जिस जमीन पर इसका निर्माण हुआ है उसे राजस्व भूमि बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि निर्माण से पहले जमीन से जुड़ी जरूरी अनुमति और प्रक्रिया पूरी की गई थी या नहीं। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर शौचालय के नाम और वार्ड की सही जानकारी दर्ज नहीं होने को लेकर भी आपत्ति जताई जा रही है। इस संबंध में पूर्व पार्षद और स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। साथ ही निगम प्रशासन से जल्द कार्रवाई और शौचालय शुरू कराने की मांग की है। समस्या है, मैं व्यापारी हूँ, यहाँ सब्जी का धंधा करता हूँ और यहाँ पे गंदगी हमेशा बने रहती है। और जो ये सुलभ की आप बात कर रहे हो, सुलभ को आज 1.5 साल हो चुके हैं निर्माण हुए हुए, अभी तक के ना इसका ओपनिंग हुआ है ना कुछ हो पा रहा है यहाँ। और गंदगी, काफ़ी सारी गंदगी यहाँ बने रहती है। नहीं, ये तो बन के खड़ा है बस, और कोई साफ सफाई नहीं होती है यहाँ। कोई ना रात के आता ना दिन के आता। गली देख लो। यहाँ जो टाइल्स वगैरह लगाया गया है, जो ये सुलभ शौचालय, वो कभी भी गिर सकता है। चुके हैं। हाँ, कभी भी गिर सकता है। किस तरीके की तकलीफ होती है यहाँ पर? साफ सफाई नहीं होती है, बहुत तकलीफ है यहाँ पर। रानी सूर्यमुखी वार्ड में जो सुलभ शौचालय इंटरनेशनल बना गया है, इसके लिए मैं अपने प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी को और हमारे राजनांदगांव के विधायक लाडले डॉक्टर रमन सिंह जी को और हमारे राजनांदगांव के माननीय महापौर मधुसूदन यादव जी को बधाई देता हूं, क्योंकि वो महिलाओं को सोच को देखते हुए ताकि मार्केट एरिया में इंटरनेशनल सुलभ शौचालय बनाने में उनका सहयोग रहा है। और यह सुलभ इंटरनेशनल 32 लाख रुपए की लागत से बना है और बहुत अति जबरदस्त सुलभ बना हुआ है, ताकि राजनांदगांव में ये सुलभ कहीं भी नहीं बना होगा। पर वहाँ पे दिक्कत ये आ रहा है कि थोड़ा कुछ वहाँ पे अतिक्रमण है और मार्केट का एरिया है। कुछ लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि सुलभ शौचालय बना हुआ है, उसका ओपनिंग नहीं किया जा रहा है करके। वैसे कुछ भी नहीं है। अंदर से हमने तैयार कर चुके हैं, हमारे महापौर जी ने भी विजिट कर चुके हैं, कमिश्नर साहब ने भी वहाँ पे विजिट कर चुके हैं। वहाँ पे हमारे एक्चुअल में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कुछ अतिक्रमण को हटा के वहाँ पे सीसी रोड का निर्माण करना है। और मार्केट एरिया में जहाँ से ओवरफ्लो नाली का जो पाइपलाइन जाएगा, अगर हम चालू करते हैं तो वहाँ पे बदबू आएगा। उसको हमको थोड़ा सा उसके कुछ कार्य करना है, उसके बाद उसको तुरंत हम तत्काल उसको चालू करेंगे। शहर में नेटवर्क मजबूत करने के नाम पर जमीन के नीचे बिछाई जा रही पाइपलाइन अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती नजर आ रही है। मामला निजी कंपनी द्वारा की जा रही खुदाई से जुड़ा है, जहां आरोप है कि एयरटेल की पाइपलाइन बिछाने के दौरान नगर निगम की पेयजल पाइपलाइन को नुकसान पहुंच रहा है। हैरानी की बात यह है कि कई जगहों पर दोनों पाइपलाइनों के बीच कथित तौर पर महज 1 इंच का अंतर रखा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अगर आखिर इतनी कम दूरी पर खुदाई की अनुमति और निगरानी किस आधार पर की जा रही है। हमने आपको दिखाया कि किस कदर एयरटेल कंपनी ने पूरे शहर में पाइपलाइन फोड़ने का काम किया है। आपको दिखाते हैं, यहाँ पर नगर निगम की टीम पाइपलाइन को जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पर नगर निगम की टीम के द्वारा पाइपलाइन को फिर से फिक्स किया जा रहा है, जिसको एयरटेल की कंपनी ने तोड़ा था। आप देख सकते हैं निगम का मैन पावर यहाँ पे जुटा हुआ है, जो कि हर तोड़ फोड़ के बाद में जुड़ा हुआ होता है। देख सकते हैं यहाँ पे एक मोटी पाइपलाइन डली हुई है, जो कि टंकी से आई है। उस पाइप को भी एयरटेल की मशीन ने फोड़ दिया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जेसीबी भी खड़ा है, जिससे खोदा गया है। आप समझ सकते हैं कि किस कदर इन प्राइवेट कंपनियों के द्वारा शहर में खोदा जाता है, शहर में पाइपलाइन फोड़ने का काम किया जाता है, जिसके बाद नगर निगम उसको फिर से संवारने का काम करती है। आपको बता दूं, पूरे देश में यही मामला है। पहले रोड बनाओ, फिर नाली बनाओ, फिर पाइपलाइन लगाओ, फिर कोई कंपनी वाला आके उसको खोदेगा, फिर नई रोड बनाओ। ये परंपरा चलते आ रहा है कि पहले रोड बनेगा फिर खोद देंगे। उसी तरह ये भी एक पाइपलाइन खोदने का मामला है, जिसके बारे में हम आइए बात करते हैं।
ताजा मामला शंकरपुर और रामनगर क्षेत्र का बताया जा रहा है। यहां करीब 10 फीट नीचे मौजूद नगर निगम की पेयजल पाइपलाइन को नेटवर्क पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त किए जाने की शिकायत सामने आई है। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक कंपनी को पाइपलाइन बिछाने की अनुमति दी गई है, लेकिन आरोप है कि कुछ स्थानों पर निर्धारित क्षेत्र से बाहर भी खुदाई की जा रही है। स्थानीय पार्षदों ने भी मामले की शिकायत निगम से की है। शिकायतों के बाद संबंधित कंपनी को नोटिस जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है। दरअसल शहर को बेहतर नेटवर्क की जरूरत है, लेकिन विकास कार्यों की कीमत नागरिकों के पेयजल संकट के रूप में नहीं चुकाई जानी चाहिए। अगर जांच में यह साबित होता है कि निजी कंपनी की खुदाई से नगर निगम की पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई है, तो उसकी मरम्मत का पूरा खर्च संबंधित कंपनी से वसूला जाएगा या नहीं, अनुमति की शर्तों का उल्लंघन हुआ है तो कार्रवाई क्या होगी, और सबसे अहम, भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए जमीन के नीचे मौजूद सरकारी पाइपलाइनों की मैपिंग और खुदाई की निगरानी कौन करेगा। राजनांदगांव में यह मामला अब सिर्फ एक टूटी पानी की पाइपलाइन का नहीं, बल्कि विकास कार्यों की जिम्मेदारी तय करने और जनता के पैसे की सुरक्षा का सवाल बन गया है। ये शिकायत रामनगर क्षेत्र का था। वहाँ के पार्षद द्वारा शिकायत किया गया था कि एयरटेल वाले लोग पाइपलाइन को नुकसान कर दिए, जिससे कुछ एरिया में गंदा पानी आ रहा है। तो वहाँ पे मरम्मत काम नगर निगम कर रही है, और जो भी कंपनी इस प्रकार के बिना अनुमति के गड्ढा खोद देता है या पाइपलाइन तोड़ देता है, उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसकी जानकारी हमें भी प्राप्त हुई कि वर्तमान में हमारा तुलसीपुर ममता नगर रोड में भी फोड़ दिया गया था। उसको उनके जो शिकायत क्रम तत्काल स्वयं एयरटेल वाले ही बनाए हैं। अभी ड्रीम इंडिया के आसपास रामनगर में भी खबर लगी, कल से पाइप फोड़ दिए हैं। उसको बनाने का काम नगर निगम पूरी टीम भिड़ी हुई है, और अनुमानित लगाने के शाम तक बन जाएगा, जिससे वार्डवासी को पानी मिल जाएगी। हमने कुछ दिनों पहले एक खबर बताई थी कि लगातार शहर में एयरटेल के द्वारा पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। एयरटेल अपने सर्विस को, अपने नेटवर्क को फास्ट करने के लिए पूरे शहर, पूरे संस्कारधानी राजनांदगांव में एक पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहा है, और पाइपलाइन लगातार चल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक मशीन है, जो कि जेसीबी और पोकलेन वगैरह नहीं है, ये पाइपलाइन डालने की मशीन है। आप देख सकते हैं ये पाइपलाइन शहर में क्या निगम से परमिशन लेकर के डाली जा रही है, या इसकी कोई परमिशन है या नहीं, इसकी कोई जानकारी तो हमें नहीं है। उसके बारे में पूछेंगे निगम आयुक्त से। लेकिन खबर यह है कि शहर में जहां भी पाइपलाइन डाला जा रहा है, जिस जगह पर पाइपलाइन डाला जा रहा है, पूरा पाइपलाइन, पानी का जो पाइपलाइन डला हुआ है पूरे वार्डों में, उसके जस्ट 1 इंच बाजू में डाला जा रहा है। इससे दिक्कत ये हो रही है कि कई जगह पर पाइपलाइन टूटने की शिकायत है, पाइपलाइन फूट जा रहा है। इससे इसकी जो इसका जो पाइप डलता है, उसके बाद से पाइपलाइन फूट जाती है। उसके बाद गंदा पानी, कई वार्डों में पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है, गंदा पानी आ रहा है। उसके बाद निगम को अपना मैन पावर लगाकर उसको ठीक करने के लिए कई दिन लगाना पड़ा। कई वार्डों में आज भी गंदा पानी आ रहा है, कई वार्डों में। उसके बाद निगम कहती है कि बरसात के कारण गंदा पानी आ रहा है, लेकिन बरसात के कारण नहीं है, ये गंदा पानी इस मशीन के कारण आ रहा है, जो कि एयरटेल के द्वारा पाइपलाइन में, एक बार फिर से बता दूं, एयरटेल पाइपलाइन डाल रहा है, जिसके कारण पूरे वार्ड में गंदा पानी आ रहा है। पाइपलाइन फूटने की शिकायत है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं टैंकर भी खड़ा है, जिसमें BSNL लिखा हुआ है। ये BSNL सपोर्ट करता है एयरटेल को। BSNL और एयरटेल का टाई अप हुआ है कि मैन पावर जो भी लगेगा राजनांदगांव में या पूरे छत्तीसगढ़ में, जो मैन पावर और जो पानी हो गया, ट्रैक्टर्स हो गए, जो भी जो लगता है मशीनें छोटी मोटी, वो एयरटेल को BSNL सप्लाई करता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक गड्ढा खुदा हुआ है, आपको उसमें पाइपलाइन भी दिख जाएगा। पानी की जो पाइपलाइन है, हम इस वक्त शंकरपुर से लगे हुए रामनगर के एरिया में है। रामनगर के एरिया में अभी इसका काम चल रहा है। हमने कुछ दिनों पहले खबर बताई थी कि ममता नगर में काम चल रहा था, तो मैंने आपको बताया भी था कि इसकी परमिशन है या नहीं, जिसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं है। आप देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर की पाइप डल रहा है, उसके नीचे एक नल की पाइपलाइन है जो निगम की है, इधर खाली है। जस्ट इसके बाजू में एक गड्ढा है जिसमें लबालब पानी भरा हुआ है। क्या पाइपलाइन फूटी है या नाली का पानी, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पाइपलाइन कई जगह पर फूटी हुई है। साफ पानी है, मतलब ये नल का ही पानी है।
इसी प्रकार से पूरे शहर में कई जगहों पर पाइपलाइन फूटने की शिकायत आ रही है। कई जगह पर पाइपलाइन फूट गया है, जिसकी वजह से गंदा पानी, और कई जगह पर पानी ही नहीं आ रहा है, जिस पर नगर निगम ने चुप्पी साधी हुई है। एयरटेल को ना ही कोई समझाइश दी जा रही है, ना ही उसके बारे में कोई बातचीत की जा रही है। जब भी कोई पूछने के लिए जाता है तो बोल देते हैं कि बरसात के कारण गंदा पानी आ रहा है। महापौर मधुसूदन कहते हैं पानी मटमैला जरूर है, लेकिन पानी गुणवत्तापूर्ण है, साफ है, लेकिन पानी मटमैला है। दोनों पक्ष, दोनों तरफ से कहते हैं, या पानी मटमैला भी है और पानी साफ भी है। तो इसी प्रकार से पानी पूरे शहर में गंदा आ रहा है, बरसात के कारण भी आ रहा है, लेकिन इस एयरटेल की मशीन के कारण भी आ रहा है। इस मामले में हम आपको निगम के आयुक्त महोदय से भी बात कराएंगे कि वो क्या कहते हैं इस मामले में। क्या इस मशीन को चलाने के लिए परमिशन है या नहीं? अगर परमिशन है तो शहर में जितने भी पाइपलाइन तोड़े जाएंगे उसकी भरपाई कौन करेगा? एयरटेल करेगा या मशीन, जिसकी मशीन है एयरटेल वाले, वो करेंगे। ऐसे ही खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही और भी खबरें हम आपको बताएंगे। मैं विश्वनाथ जवान, इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। स्वतंत्रता दिवस को लेकर शहर में तैयारियां तेज हो गई है। 15 अगस्त से पहले बाजार में तिरंगे झंडों की मांग बढ़ने लगी है। इसी बीच ग्वालियर में तैयार किए गए ISI मार्का खादी के तिरंगों की नई खेप राजनांदगांव पहुंच गई है। शहर के जयस्तंभ चौक स्थित खादी भंडार में अलग अलग आकार के तिरंगों की बिक्री शुरू हो गई है। स्वतंत्रता दिवस में अब कुछ ही दिन बाकी है, ऐसे में लोग राष्ट्रध्वज की खरीदी करने लगे हैं। खादी भंडार में इस बार ग्वालियर से तैयार होकर आए ISI मार्का खादी के तिरंगे उपलब्ध है। इनकी नई खेप 6 अगस्त को राजनांदगांव पहुंची है। खादी भंडार के संचालक LK पांडे ने बताया कि गणतंत्र दिवस के दौरान करीब 50,000 रुपए के तिरंगे बिके थे। स्वतंत्रता दिवस के लिए भी लोगों ने तिरंगे खरीदना शुरू कर दिया है। अभी ग्राहकी कम है, लेकिन 10 अगस्त के बाद बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि 2 बाय 3 फीट के तिरंगे की कीमत 1,000 रुपए, 3 बाय 4.5 फीट के तिरंगे की कीमत 1,800 रुपए और 4 बाय 6 फीट के तिरंगे की कीमत 2,500 रुपए है। ISI मार्का वाले इन राष्ट्रध्वजों के साथ उनकी गिल्ली भी लगी होती है। खादी भंडार संचालक के अनुसार ग्वालियर के अलावा हुगली, नांदेड़ और विले पार्ले, मुंबई में भी खादी के राष्ट्रध्वज तैयार किए जाते हैं। इन तिरंगों का इस्तेमाल स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और अन्य राष्ट्रीय अवसरों पर किया जाता है। फिलहाल राजनांदगांव में तिरंगों की बिक्री शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में स्कूलों, संस्थानों और आम लोगों की खरीदी बढ़ने के साथ राष्ट्रध्वज की मांग और बढ़ने की उम्मीद है। भारत सरकार के देश आज़ादी के बाद एक ध्वज संहिता बनाई गई थी। उसमें ये हुआ था कि 2 बाई 3, 3 बाई 4.5, 4 बाई 6, 6 बाई 9 और 9 बाई 12 साइज के झंडे बनाए जाएंगे, जो हर राष्ट्रीय पर्व जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी में हर शासकीय कार्यालयों में फहराए जाएंगे। और ये झंडा जो है खादी कपड़े का ही होगा, ऐसा भारत सरकार का एक नियम ध्वज संहिता बनाई गई थी। उसी के अनुसार हमारे यहाँ खादी के झंडे बनते हैं और बिकते हैं, शासकीय कार्यालय में जाते हैं। शहर की सड़कों पर यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ट्रैफिक विभाग ने अब सख्ती का रुख अपना लिया है। लगातार कार्रवाई करते हुए यातायात पुलिस ने नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों, दुकानों के सामने बेतरतीब पार्किंग, बिना निर्धारित पार्किंग के वाहन खड़े करने और 3 सवारी चलने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की है। शहर में सड़क किनारे मनमाने ढंग से वाहन खड़ा करने वालों के खिलाफ भी यातायात विभाग लगातार अभियान चला रहा है। इसका मकसद सिर्फ चालान काटना नहीं, बल्कि सड़कों को अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग से मुक्त कर यातायात को सुगम बनाना है। बताया जा रहा है कि SP के निर्देश पर यातायात पुलिस लगातार शहर के प्रमुख मार्गों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में निगरानी कर रही है। नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों को समझाइश देने के साथ साथ नियमानुसार कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। यातायात विभाग के इस मुहिम का असर अब शहर की सड़कों पर भी दिखाई देने लगा है। लगातार कार्रवाई के चलते वाहन चालकों में नियमों को लेकर जागरूकता बढ़ रही है और सड़क पर अनावश्यक जाम की स्थिति को कम करने की कोशिश की जा रही है। यातायात विभाग के अनुसार इस अभियान के तहत अब तक 5 लाख रुपए से अधिक के चालान बनाए जा चुके हैं। विभाग का स्पष्ट संदेश है कि सड़क आम जनता के लिए है और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आदरणीय SP मैडम के दिशा निर्देश में, उनके मार्गदर्शन में जिले में जितने भी यातायात व्यवस्था है, खास करके ऐसे जगह जहां पार्किंग में दिक्कत हो रही है या ट्रैफिक जाम हो रहा है, उनको चिन्हांकित किए गए हैं और चिन्हांकित करके ऐसे सभी जगहों पे
लगातार थाना प्रभारी जो ये यातायात है उसके नेतृत्व में टीम लगातार लगी हुई है और इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके कारण कई जगह में जो ऐसे पहले जो जाम लगते हैं उसमें भी समस्या कम हुई है। इसके अलावा आउटर एरिया में शराब पी करके जो वाहन चलाने वाले हैं और यातायात के नियमों को उल्लंघन करने वाले हैं उस पर भी विशेष निगाह रख करके प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके लिए प्रत्येक दिवस में जो इम्पोर्टेंट स्थल है, जो कि सेंसिटिव स्थल है, और वहां पर भी लगातार यातायात की कार्रवाई चल रही है। इस प्रकार से ये 15 अगस्त को देखते हुए और शहर के आने वाले जो त्योहारी सीजन है उसको देखते हुए यातायात से जो मुक्ति मिल सके, जाम से मुक्ति मिल सके, उस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। सरकारी फाइलों में कॉलेज भवन के लिए 4 करोड़ 65 लाख की मंजूरी दर्ज है, लेकिन ठेलकाडीह में आज भी विद्यार्थियों के हिस्से में अपना भवन नहीं बल्कि स्कूल की कक्षाएं हैं। इस सवाल को लेकर पूर्व विधायक भुवनेश्वर शोभाराम बघेल ने मिनीमाता चौक ठेलकाडीह में 2 दिवसीय उपवास शुरू कर दिया। बघेल का आरोप है कि 2 अगस्त 2023 को भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत होने के बावजूद अब तक निर्माण की नींव तक नहीं रखी गई। ऐसे में सवाल सिर्फ भवन निर्माण में देरी का नहीं बल्कि स्वीकृत राशि और सरकारी प्रक्रिया के बीच अटकी उस व्यवस्था का है जिसका सीधा असर विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। उपवास पर बैठे बघेल ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्तिगत हित के लिए नहीं है। उनका कहना है कि क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और कॉलेज का अपना भवन मिलना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि 11 अगस्त तक उपवास के बाद भी अगर निर्माण को लेकर ठोस पहल नहीं हुई तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर इसे व्यापक रूप दिया जाएगा। अब ठेलकाडीह में चल रहे इस उपवास के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, जब 4 करोड़ 65 लाख की मंजूरी हो चुकी है तो कॉलेज भवन की पहली ईंट आखिर कब रखी जाएगी। ये गांव में हम बैठे हैं, ठेलकाडीह गांव, यह डोंगरगढ़ विधानसभा में थे और संत बाबा गुरु घासीदास जी के नाम से महाविद्यालय यहाँ 19 जून 2018 से संचालित थी। फिर उसके बाद हमारी सरकार कांग्रेस के आगे, कांग्रेस के सरकार आए के बाद हमन बहुत खोजबीन के बाद हमन 5 एकड़ जमीन 9 जून 2022 के हमन 5 एकड़ जमीन के अलाट होते। उसके बाद लगातार हमारे मन के प्रयास रही थे कि वहाँ भवन बनना चाहिए। काबर की आसपास 40 गांव के लड़का यहाँ पढ़ते कॉलेज में। लगभग आप देखो जैसे हमन जानकारी है कि 22-23 में 500 के लगभग लड़का मन पढ़, 23-24 में 550 लड़का मन, ऐसे लड़का मन के संख्या बढ़ा जाते। और 2 अगस्त 2023 के ये भवन की स्वीकृति होते। 4 करोड़ 65 लाख रुपया भवन की स्वीकृति होते, लेकिन आज तक 23 से लेकर आज 26 हो गए वो भवन नहीं बने। हमारे लड़का मन आज स्कूल में पढ़े बर विवश है ना भाई। स्कूल के भवन में संचालित कॉलेज होते, लगातार संख्या बढ़ा जाती, लेकिन ये भवन कब बनी इला हम आज के सरकार से मांग करे बर। 2 दिन के हमारे उपवास चला थे, तो पहला दिन है, कल भी हो ही, ये लगातार चलते रही। जब तक ये भवन नहीं बनी तब तक हम ऐसा मांग बार बार करते रही। खाकी की जिम्मेदारी निभाने वाला एक आरक्षक अब खिलाड़ियों के सपनों को भी उड़ान देने जा रहा है। राजनांदगांव पुलिस के आरक्षक और ट्रायथलॉन कोच कामता प्रसाद यादव के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का ट्रायथलॉन दल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करने पुणे रवाना होगा। आपको बता दें, इंडियन ट्रायथलॉन फेडरेशन की ओर से 14 से 16 अगस्त 2026 तक महाराष्ट्र के पुणे स्थित शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में राष्ट्रीय ट्रायथलॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में सब जूनियर, जूनियर, अंडर 23 और सीनियर वर्ग में महिला एवं पुरुष खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ की टीम का चयन 19 जुलाई 2026 को राजनांदगांव में आयोजित चयन प्रक्रिया के जरिए हुआ। चयनित खिलाड़ी अब राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का
प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार है। खास बात यह है कि इस दल की कमान, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के मोर्चे पर राजनांदगांव पुलिस के आरक्षक कामता प्रसाद यादव संभाल रहे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए रवाना होने से पहले पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक ने खिलाड़ियों एवं कोच आरक्षक कामता प्रसाद यादव से मुलाकात की। अधिकारियों ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि खेल केवल जीत हार का मैदान नहीं बल्कि अनुशासन, समर्पण और आत्मविश्वास की पहचान है। उन्होंने खिलाड़ियों से पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगिता में उतरने का आह्वान किया। डोंगरगांव में घर के सामने खड़ी मोटरसाइकिलों को हटाने की बात ने ऐसा तूल पकड़ लिया कि मामला मारपीट से लेकर कलेक्टर जनदर्शन तक पहुंच गया। आपको बता दें, इस मामले में देवांगन परिवार ने पड़ोस में संचालित दुकान के संचालक पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस की कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। परिवार के मुताबिक घर के सामने वाहन खड़े करने को लेकर पड़ोसी से लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी बीच मोटरसाइकिल हटाने को लेकर कहासुनी हुई और देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। पीड़ित परिवार का दावा है कि घटना में परिवार के कई सदस्य घायल हुए। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। पीड़ित परिवार जब शिकायत लेकर डोंगरगांव थाने पहुंचा तो उनका आरोप है कि उन्हें करीब 8 घंटे तक थाने में बैठाकर रखा गया। परिवार के अनुसार एक सदस्य के हाथ से खून बह रहा था, इसके बावजूद तत्काल उपचार नहीं मिल पाया। दूसरी ओर परिवार ने आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति पर मारपीट का आरोप है उसे पुलिस ने कुछ ही देर में छोड़ दिया। इन आरोपों के बाद अब पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मामले में समझौते या सांठगांठ के चलते आरोपी के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि इन आरोपी की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। इसी मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने मंगलवार को राजनांदगांव कलेक्टर कार्यालय में जनदर्शन के दौरान दस्तक दी। परिवार ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, आरोपी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। दरअसल अब सवाल सिर्फ मारपीट का नहीं बल्कि पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल का भी है। कलेक्टर कार्यालय में शिकायत पहुंचने के बाद क्या पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी, क्या पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिलेगी और क्या आरोपों के आधार पर पुलिस की भूमिका की भी जांच होगी? इन सवालों के जवाब पर अब प्रशासनिक कार्रवाई के बाद ही सामने आएंगे। आज मंगलवार है और आज कलेक्टर जनदर्शन का दिन है। आज तमाम लोग यहाँ पर कलेक्टर से अपनी गुहार लगाने के लिए आते हैं, कलेक्टर से अपनी समस्याओं का निवारण के लिए आते हैं। वैसे ही आज हमारे साथ डोंगरगांव से एक परिवार आया है, देवांगन परिवार, जिनके साथ बीते 3 महीने पहले मई महीने में मारपीट हुई है और जिसका कंप्लेन करने के लिए जब ये थाने गए, इन्हें 8 घंटे तक थाने में बिठाए रखे, लेकिन आरोपी जिन्होंने इनके साथ मारपीट किया है उन्हें सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे पर छोड़ दिया गया। इनका आरोप है कि शायद सेटलमेंट हुआ है या जो भी हुआ है थाने के अंदर, इसकी हमें कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन क्या मामला है, किस लिए लड़ाई झगड़ा हुआ है, जानने की कोशिश करते हैं। क्या मामला है, आखिर किस बात पे लड़ाई झगड़ा हुआ है, आप लोगों के बीच में बताएंगे। 16 मई की सुबह 9 बजे की शनिवार के दिन है। मेरे हस्बैंड चावल लेने गए थे डोंगरगांव के मार्केट में, तो चावल लेके जैसे ही आए तो गजेंद्र देवांगन का जितने भी ग्राहक आते हैं सब मेरे दुकान घर वैसे एक गजेंद्र देवांगन है कौन, पहले बताइए। मेरे जेठ का लड़का है, परिवार है। सगी जेठ का लड़का है गजेंद्र देवांगन। उसके जो ग्राहक रहते हैं बाइक उसका जो हमारे घर के सामने रखते हैं, तो उसी समय मेरे हस्बैंड चावल की बोरी लेके आए तो उसका बाइक रखा हुआ था, 3 बाइक ग्राहक लोग का। तो इसने बोला होगा आने के बाद कि अपना गाड़ी हटाओ तभी मैं अंदर जाऊंगा। तो ऐसे ही बोल ही रहे थे उसके ग्राहक को कि पीछे से कोई गाड़ी आया, इसको धक्का मार के निकल गया बाइक। तो इसने पूरा बोरी के साथ आगे फेंका गया। वहाँ पर मेन रोड है, अगर बड़े वाली गाड़ी आती है जैसे बस है, ट्रक है, तो वहाँ पर पता नहीं कितना बड़ा हादसा होता। तो इसने बोला कि उसके ग्राहक को कि तुम अपना बाइक हटाओ। इतने में वो गजेंद्र देवांगन मेरे ग्राहक को क्या बोल रहा है करके गंदे गंदे गाली देते हुए डंडे से वार किया मेरे हस्बैंड को। किस पर वार किया? मेरे हस्बैंड के सर पर मारना चालू किया बांस की डंडे से। जब आवाज सुने तो हम लोग बाहर निकले, फिर हम लोग इसको बीच बचाव में आए तो मेरे हाथ को मारे डंडे से, जिससे मेरा हड्डी टूट गया है और मेरे पति का सिर लगा है जिसमें खून जाम है, उसकी इलाज चल रहा है और आगे और दिखाना है उसे न्यूरो सर्जन को और दिखाना है उसका इलाज। और मेरी बेटी को पड़ा है, मेरी बेटी बचाने आई तो मेरे बेटे बचाने आया तो उसके सर बच गया, आंख लग जाते थे, बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। मेरे बेटे के दोनों हाथ की हड्डियों को सूजन आ गया है, लग गया है। और जब पुलिस कंप्लेन कराने गई हम लोग तो वहाँ पर पुलिस वाले लोग हम लोग को पहले बोलते थे, मनहर सर है, वो बोलते थे जाओ पहले डॉक्टर को दिखा कर तब अंदर आना बोलते थे। और वो अपराधी लोग को बैठा कर उसको हंसी मजाक कर रहे थे और वो लड़का चिल्ला कर बोलते, ओ बॉस
क्या कर रहे हो? ओ बॉस, पुलिस लोग को ऐसे बोलते हैं क्या? उनसे कोई मिला हुआ है। आपके ऊपर जो जिसने हमला किया वो कोई पुलिस को अपनी जेब में रखने की भी बात कर रहा है। जी, जी, जी। उसने बॉस बोलता था पुलिस लोग को, और उसको हमको धमकी दिया है कि पुलिस थाना आ रहे थे तो जाओ ना, बोले पुलिस मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, मैं तो पुलिस वालों को जेब में लेके घूमता हूँ और डोंगरगांव को भी खरीद सकता हूँ, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप देख सकते हैं कि एक आरोपी जो मारपीट करता है वो पुलिस प्रशासन के बारे में, पुलिस विभाग के बारे में क्या कहता है कि पुलिस मेरे जेब में है। आप बताइए, आपके साथ मारपीट हुआ है, क्या मामला था, क्या हुआ था उस दिन एक्चुअल में? जो मैं चावल लेकर आ रहा था मैं, तो उसके गिराही का है ना बाइक वहाँ पे खड़ा था, तो मैं उसके गिराही को बोला भैया थोड़ा मोटरसाइकिल को हटा दो, तब तो मैं अंदर जाऊंगा, मेरे आने जाने की आपको जो पीछे से ठोका वो कौन था? वो पता नहीं, कोई दूसरे बाइक वाला था, हाँ जाने वाला है। तो मैं उसके गिराही को बोलने के लिए वहीं पे खड़ा, तो पीछे से आके मेरे को ठोकर मार दिया, रोडी में है घर, तो पीछे से वो मार के चला गया। मेरा चावल का बोरी अलग फेंका गया, साइकिल अलग, मेरा पैर अलग लग गया। तो उसको बोला, मेरे गिराही को बोलता है करके डंडा लेके आया और मारते ही मारा मेरे को। जैसे वो लड़का का गाड़ी फेंकाया, आवाज़ आया तो वे लोग घर से निकले बचाने के लिए, तो ये लोग को मारे, इसको हाथ टुकड़े तक मारे मेरे मिसेस को। आप लोगों का कोई पुराना दुश्मनी वगैरह? वो घर हड़पने के चक्कर में है लोग, हमेशा मेरे गिरही का मोटरसाइकिल यहाँ पे रह गए, लोग को झगड़ा होते रहा, इनका जमीन लेके परेशान होकर जमीन बेच के भागेंगे, दूसरे को बेचेंगे, दूसरे को मैं ऐसे करूंगा तो वो मेरे को परेशान होकर बेचेंगे। पहली बार है या पहले भी ऐसी घटना? पहले 10 साल से मेरे को परेशान कर। कोई सुरक्षित नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि अब हम कलेक्टर साहब से सुरक्षित चाहते हैं। आम जनता ही सुरक्षित नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं कि हम अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है, कभी भी जान से मार सकते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, और भी आगे आपको दिखाएंगे। अभी तो ये ज्ञापन देंगे और भी खबरें आपको दिखाएंगे, बन रही है हमारे साथ। इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद एवं समाज सुधारक मिनी माता की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस द्वारा श्रद्धांजलि एवं संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने मिनी माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके सामाजिक योगदान, जनसेवा और संघर्षों को भावपूर्ण ढंग से याद किया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मिनी माता ने अपना पूरा जीवन समाज के वंचित, शोषित और जरूरतमंद वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समानता और छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाई। उनके विचार और संघर्ष आज भी समाज को नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि मिनी माता केवल एक राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं थी, बल्कि वे सामाजिक चेतना की सशक्त आवाज थी। उन्होंने समाज में व्याप्त के खिलाफ संघर्ष करते हुए समानता, सम्मान और सामाजिक न्याय का संदेश दिया। कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस नेताओं ने मिनी माता के बताए मार्ग पर चलने और समाज के कमजोर, वंचित और जरूरतमंद वर्गों के हित में निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर कांग्रेस के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इसके साथ ही कार्यक्रम का समापन मिनी माता के सामाजिक योगदान और जनसेवा को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुआ। मिनी माता, ममतामयी मिनी माता जी की आज पुण्यतिथि पर उनको हम सब लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करी। मिनी माता जी 1952 से 1972 तक 5 बार सांसद रहीं और देश में उन्होंने छुआछूत के खिलाफ, बाल विवाह के खिलाफ, दहेज प्रथा के खिलाफ, सामाजिक ऐसी कुरीतियों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी और सदन में इसको लेकर कानून बनाया, संशोधन कराया विधेयक में, और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही साथ विकलांगों को, अनाथों को और महिलाओं की शिक्षा पर उन्होंने बहुत जोर दिया। आज उसी का परिणाम है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में आज भारत आगे बढ़ रहा है। उस नींव को अगर किसी ने रखा तो वो मिनी माता जी ने रखा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 11 अगस्त को नगर पंचायत छुरिया एवं नगर के समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालयों की संयुक्त सहभागिता से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, युवा, नागरिक, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ पीएसएम स्कूल छुरिया के प्रांगण से शुरू हुआ। इसके बाद यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए विद्यार्थियों और नागरिकों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष लगाए, जिससे पूरा नगर देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को देश की एकता, अखंडता और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया गया। यात्रा में विद्यार्थियों और युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। नगरवासियों ने भी जगह जगह यात्रा का स्वागत किया और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान
सम्मान एवं देशभक्ति की भावना प्रदर्शित की। इसके अलावा कार्यक्रम को सफल बनाने में नगर के जनप्रतिनिधियों, विद्यालयों के प्राचार्यों, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं नगरवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तिरंगा यात्रा ने पूरे नगर में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का माहौल बना दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता अर्जुन वर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर अब सिर्फ एक पुलिस केस नहीं रह गया है। मामले ने खैरागढ़ के अधिवक्ताओं को एकजुट कर दिया है। जिला अधिवक्ता संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में वकील कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और एफआईआर निरस्त करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष सुरेश ठाकुर और सचिव संदीप दास वैष्णव के नेतृत्व में पहुंचे अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि सीमांकन के दौरान अर्जुन वर्मा के साथ कमलेश कोठले और कुछ लोगों ने गाली गलौज और मारपीट की। संघ का कहना है कि वर्मा वहां संबंधित प्रकरण में अधिवक्ता के तौर पर न्यायालय के आदेश पर राजस्व निरीक्षक और पटवारी के साथ मौजूद थे। विवाद यहीं से और गहरा गया। अधिवक्ताओं का आरोप है कि घटना के बाद कार्रवाई करने के बजाय अर्जुन वर्मा के खिलाफ ही जातिगत गाली गलौज की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। इस संघ ने पुलिस की एक तरफा कार्रवाई बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पांडे ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरे मामले की पर्याप्त जांच किए बिना एफआईआर दर्ज करना उचित नहीं है। दरअसल अधिवक्ता संघ ने अर्जुन वर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के साथ कमलेश कोठले के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। संघ ने छत्तीसगढ़ अधिवक्ता परिषद को भी ज्ञापन भेजा है। घटना जो माननीय व्यवहार न्यायाधीश खैरागढ़ के आदेशानुसार खैरागढ़ के राजस्व निरीक्षक, खैरागढ़ के हल्का पटवारी और उस प्रकरण के पक्षकार के साथ एक सीमांकन का आदेश माननीय न्यायालय के द्वारा प्राप्त हुआ था। माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार आरआई और पटवारी सीमांकन के लिए गए थे, किंतु वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उपस्थित होकर उसमें व्यवधान डालने की जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसमें हमारे अधिवक्ता साथी माननीय एडी वर्मा साहब भी साथ में गए हुए थे, क्योंकि उस प्रकरण के वकील हैं। तो उनके द्वारा असामाजिक तत्वों के द्वारा अधिवक्ता महोदय के साथ जो दुर्घटना की गई, उनके साथ गाली गलौज किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, जिसकी रिपोर्ट की गई सिविल जज क्लास 2 के द्वारा जो आदेशित किया गया था और शासकीय भूमि के संबंध में जो है वो उसको सीमांकन कार्य किया जाना था। आरआई पटवारी वहां पर उपस्थित रहे हैं और उनकी उपस्थिति में कमलेश कोठले के द्वारा जो है वो गाली गलौज करके जो है वो हमारे अधिवक्ता के साथ में जो है दुर्व्यवहार किया गया। और उसके पश्चात जो है वो उनके द्वारा एक गलत तरीके से जो वो झूठा कथन करते हुए एफआईआर जो है वो दर्ज कराई गई है और जातिगत आधार को लेकर जो है उनके द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा जो है हमको गाली गलौज किया गया जातिगत आधार पे। और पुलिस थाना खैरागढ़ के द्वारा जो एक एट्रोसिटी एक्ट का जो दबाव बनाया जा रहा है कि अधिवक्ता के खिलाफ में जो है वो एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जा सकता है, उसको जो है वो निरस्त कराने के लिए जो है वो हमने आज कलेक्टर महोदय के समक्ष जो है वो ज्ञापन प्रस्तुत किया है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।